से ही वो नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तभी वो बाहर कुछ लोगों को देखती है जिन्होंने अपने चेहरे पर अजीब से मास्क पहने हुए थे और ये लोग इस लड़की का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इस लड़की ने इन लोगों को देखा वो जोर से चिल्लाती है। यहीं पर ये सीन कट हो जाती है। आखिर ये लोग कौन थे और उन लोगों ने इस लड़की के साथ में क्या किया, ये हम लोग इस मूवी में आगे देखेंगे। कहानी शुरू होती है फरहाना नाम की एक औरत से। फरहाना एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी शादी हो चुकी है। फरहाना के 3 बच्चे भी हैं। वहीं फरहाना के फादर की एक जूते की दुकान है। फरहाना का पति भी वहीं पर काम करता है। फरहाना का पति एक सीधा साधा आदमी था। वहीं फरहाना के पिता की जो जूते की दुकान थी वो भी अब ज्यादा नहीं चलती है, जिसके वजह से फरहाना के पति की भी इनकम बहुत कम है। इन सबको देखते हुए फरहाना अपने पिता से ये पूछती है, अगर आप इजाजत दे तब मैं भी कोई जॉब कर सकती हूँ। लेकिन फरहाना के पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि वो औरतों का घर से बाहर काम करना अच्छा नहीं मानते थे। यहाँ तक कि फरहाना के पास अपना कोई मोबाइल भी नहीं था। घर में एक टेलीफोन है लेकिन कॉल को रिसीव करने की इजाजत फरहाना को नहीं है। जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तब फरहाना अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार में मांगती है ताकि इनके घर का खर्चा चल पाए। एक बार वो अपने पति के साथ में अपने दोस्त की शादी में जाती है जो कि एक क्रिश्चियन लड़की थी। उन लोगों को देखकर फरहाना ये सोचती है इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है। यहीं पर फरहाना को उसकी बचपन की दोस्त मिलती है। उसकी दोस्त का नाम मिया था। फरहाना के साथ बात करने के बाद में मिया को उसकी कंडीशन समझ में आती है। इसके बाद वो फरहाना को अपनी कंपनी का कार्ड देती है और वो कहती है कल तुम मेरी कंपनी में आ जाना, वहाँ इंटरव्यू चल रहा है। फरहाना इस जॉब इंटरव्यू के बारे में अपने पति करीम को बताती है। फरहाना का पति उसे काफी सपोर्ट करता था, इसलिए वो दूसरे दिन ही फरहाना को लेकर इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू देने के बाद में फरहाना जब निकलती है तब उसने करीम को ये बताया कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। ये सुनकर करीम बहुत खुश तो नहीं होता है लेकिन वो फरहाना को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे इस बात की समझ है कि वो बहुत कम पैसे कमाता है जिसकी वजह से उसकी पत्नी को काम करना पड़ेगा और ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। इसके अगले दिन जब फरहाना अपने जॉब में जाने के लिए तैयार हो रही थी उसके अब्बू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर करीम फरहाना के लिए एक चप्पल लेकर आता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। इसके बाद हम लोग फरहाना को इसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ उसे मालूम चलता है कि अभी उसकी ट्रेनिंग होगी। असल में ये कंपनी एक क्रेडिट कार्ड सेलिंग सेंटर है। फरहाना पहली बार डरते हुए किसी कस्टमर से बातें करती है और उसे अच्छी तरह समझाकर अपना पहला क्रेडिट कार्ड बेचती है। धीरे धीरे फरहाना इस काम में बहुत माहिर हो जाती है। फरहाना बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी मिल रहा था। इधर फरहाना के ऑफिस के एक फ्लोर ऊपर एक और ऑफिस मौजूद है और वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को फरहाना के ऑफिस से ज्यादा इंसेंटिव मिलता था। उन लड़कियों को ऑफिस आने के लिए कार दिया गया था, साथ ही साथ सभी के पास में आईफोन भी था। जब फरहाना इन सब चीजों को देखती है तब उसे भी ये मन करता है कि वो भी उस ऑफिस में काम करे। अब निया भी काम करते हुए उसी डिपार्टमेंट में जा चुकी है। फरहाना एक बार निया से मिलकर उससे ये कहती है मुझे भी उस डिपार्टमेंट में काम चाहिए। निया उससे कहती है तुम अभी जहाँ पर हो वो जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, हमारी वाली जॉब तुम नहीं कर पाओगी। एक दिन फरहाना के छोटे बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए ये लोग बच्चे को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर ने बताया इस बच्चे के लंग्स में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा और उस ऑपरेशन में काफी खर्च होंगे और वो ऑपरेशन काफी महंगा है। अब इन लोगों के पास उतने पैसे तो नहीं थे, इसलिए ये लोग लोन लेकर बच्चे का ऑपरेशन करवाते हैं। अब लोन की अमाउंट काफी बड़ी थी, इसलिए फरहाना अब फिर से निया के पास में जाती है। वो कहती है प्लीज मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम दिला दो। निया को ये सब तो अच्छा नहीं लगता लेकिन वो फरहाना के बार बार कहने पर उसे लेकर अपने बॉस के पास में जाती है। बॉस निया से कहते हैं तुम फरहाना को हमारे काम के बारे में सब कुछ समझा दो। इसके बाद 1 हफ्ते के लिए हम लोग फरहाना का परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक रहा तब हम लोग इसके जॉब को कंटिन्यू कर देंगे। निया फरहाना को ये बताती है ये काम तुम्हारे पुराने वाले काम से काफी अलग है क्योंकि ये काम एक ऑनलाइन कॉलिंग सर्विस है। यहाँ लोग हमें सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं ताकि वो लोग लड़कियों से मनचाही बात कर सके। असल में साफ साफ कहूँ तो हम लोगों को कॉलर के साथ में गंदी बातें करनी होती है। तुम जितनी देर कस्टमर को लाइन पर रोक कर रखोगी तुम्हारा पैसा उतना ही ज्यादा बनेगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ के काफी नियम है, जैसे तुम किसी भी कस्टमर को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हो, यहाँ तक कि तुम अपना असली नाम भी नहीं बताओगी और अगर किसी ने इन रूल्स को तोड़ा तब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस कंपनी में विवेक नाम का एक लड़का था जो कि सभी लड़कियों पर नजर रखता था और वो इन सभी की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी रखता था ताकि इनके परफॉर्मेंस को देखा जा सके। ये सब बताने के बाद में निया एक कस्टमर से बातें करने लगती है। उसकी बातों को सुनकर फरहाना को काफी बुरा लगता है। वो घर आने के बाद में ये सोचती है वो इस काम को नहीं करेगी बल्कि अपनी पुराने वाली जॉब को ही करेगी। फरहाना को परेशान देखकर करीम उससे इसका कारण पूछता है। फरहाना कहती है आज एक कस्टमर ने मुझसे बहुत बुरे तरीके से बात की। तब करीम उसे समझाता है ये तो जॉब का पार्ट है, मैं भी जब दुकान में चप्पलें बेचता हूँ मुझे भी कई कस्टमर्स ऐसे ही बोलते हैं। करीम के साथ से फरहाना को बहुत हिम्मत मिलती है। इसके बाद वो फिर से निया के ऑफिस में जाती है। वो निया से पूछती है आखिर ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। निया उसे समझाती है लोग हमारे पास उन फीलिंग्स को भी कह देते हैं जो कि वो अपने परिवार या फिर बीवी से नहीं कह पाते। फरहाना को समझाने के बाद में निया अपने काम में चली जाती है। इधर फरहाना की ट्रेनिंग भी चल रही थी। इस ऑफिस में सोफिया नाम की एक लड़की भी काम करती है जो कि इस ऑफिस की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। फरहाना अभी किसी भी कस्टमर से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। एक बार फरहाना के पास एक कस्टमर का कॉल आता है जो कि उससे कोई गंदी बात नहीं बल्कि बहुत ही इज्जत के साथ में बातें करता है। उसकी रिस्पेक्टफुल बातों को सुनकर फरहाना बहुत खुश होती है। फरहाना को लगता है ये आदमी बहुत अच्छा है। जिस आदमी ने फरहाना को कॉल किया था उस आदमी का नाम डेलन था लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता। फरहाना भी रूल्स के हिसाब से अपना नाम ईसा बताती है। अब फरहाना और डेलन के बीच में रोज लंबी लंबी बातें होती हैं। डेलन से लंबी बातें करने की वजह से फरहाना का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फरहाना इस ऑफिस में इतना आगे निकल चुकी थी कि उससे आगे सिर्फ सोफिया थी। एक दिन फरहाना डेलन को ये बताती है वो जल्द ही इस जॉब को छोड़ने वाली है क्योंकि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। डेलन कहता है तुम ऐसा मत करो, हम दोनों के बीच में कनेक्शन बन चुका है और मुझे तुमसे बातें करने में काफी अच्छा फील होता है। डेलन की ये बातें फरहाना को अच्छी लगती है। अब वो इस जॉब को कंटिन्यू करने का इरादा करती है। फरहाना से बात करते हुए डेलन ये जान जाता है कि फरहाना एक मुस्लिम है। फरहाना ये जानकर चौंक जाती है कि डेलन को उसके रिलीजन के बारे में पता है, लेकिन फरहाना को भी अब डेलन से बात करके उस पर इतना तो भरोसा हो गया था कि वो एटलीस्ट अपने रिलीजन के बारे में उससे बता सके। इन दोनों की बातों को विवेक भी सुनता है। उसे तो ये बात पक्का था कि फरहाना
फरहाना और डेलन के बीच में कुछ तो जरूर है। डेलन पूछता है अभी तो रमजान का महीना है, तुम रोजे रखकर इतनी बातें मुझसे कैसे कर लेती हो। वो लाइन में रहकर फरहाना को कुछ देर आराम करने के लिए कहता है। एक दिन वो कहता है मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। फरहाना कहती है आप किसी गरीब को दे देना, मेरे लिए वही बहुत खुशी की बात होगी। जब फरहाना अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में बैठी हुई थी तभी वो एक भिखारी के पास में ईसा नाम का एक पैकेट देखती है। फरहाना इस पैकेट को देखकर बहुत चौंक जाती है। फरहाना भिखारी से पूछती है तुम्हें ये किसने दिया। भिखारी कहता है मुझे एक आदमी ने दिया था और उसने मुझे ये ईसा नाम की लड़की को देने के लिए कहा है, साथ ही साथ उन्होंने मुझे काफी पैसे भी दिए। फरहाना जब उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तब वहाँ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो इस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसके पास डेलन का कॉल नहीं आया। उसे समझ में नहीं आता आज डेलन ने उसे क्यों कॉल नहीं किया, क्या डेलन को कुछ हो गया है। फरहाना के पास में और भी लोगों की कॉल आ रही थी लेकिन वो किसी भी कॉल को रिसीव नहीं करती। फरहाना कई दिनों तक डेलन के कॉल का इंतजार करती है। इसके बाद वो सोफिया के साथ में जाकर अपने लिए एक मोबाइल लेती है। वो सोफिया को अपना आधार कार्ड देती है ताकि वो फरहाना के लिए एक सिम कार्ड ले ले। एक दिन फरहाना न्यूज़पेपर में एक न्यूज देखती है एक म्यूजिशियन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है जो कि किसी लड़की से ऑनलाइन चैटिंग करता था। इस खबर को सुनकर फरहाना को ऐसा लगा जैसे शायद यही डेलन है। इन सारी बातों को वो निया को भी बताती है। तभी अचानक एक दिन फरहाना के पास में डेलन का कॉल आता है। वो फरहाना को कॉल ना करने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है मेरा फोन खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। फरहाना कहती है मुझे तो ऐसा लगा था जैसे आपको कुछ हो गया हो, इसलिए अब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फरहाना की बात सुनकर डेलन सबसे पहले अपना नाम बताता है और वो कहता है कल ईद का दिन है और मैं तुमसे कल ही मिलना चाहता हूँ। फरहाना उसकी बात मान जाती है और कहती है मैं आपके लिए बिरयानी लेकर आऊंगी। इधर विवेक भी इनकी बातों को सुनता है। इनकी बातों को सुनकर वो सबसे पहले इन बातों को बॉस को बताने की सोचता है लेकिन कुछ सोचकर वो रुक जाता है क्योंकि वो भी अब फरहाना की तरह इस आदमी को देखना चाहता है। ईद के दिन फरहाना बहुत खुश थी और वो खुशी से बिरयानी बनाती है। ईद के दिन में सभी लोग घर पर थे इसलिए फरहाना को बाहर जाने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन शाम में जैसे ही सभी लोग घूमने के लिए जाने वाले थे फरहाना तबियत खराब होने का बहाना बनाकर उनके साथ जाने से मना कर देती है। अब सबके जाने के बाद में फरहाना एक टिफिन में बिरयानी पैक करती है और वो डेलन से मिलने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में अचानक करीम की नजर फरहाना पर पड़ती है और वो चुपचाप फरहाना का पीछा करने लगता है क्योंकि फरहाना ने तबियत खराब होने का बहाना बनाया था, इसलिए करीम को उस पर शक होता है और वो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। फरहाना अब मेट्रो तक पहुंच चुकी है। यहाँ विवेक भी था जो कि डेलन को देखने के लिए आया था। तभी अचानक फरहाना के पास में निया का कॉल आता है जो कि उसे बताती है सोफिया अपने क्लाइंट के साथ में बाहर भी मिलती है। उसका क्लाइंट उसे एक होटल में लेकर गया था जहाँ और भी लोग थे। वो सभी लोग सोफिया के साथ में एंजॉय करना चाहते थे। जब सोफिया ने उन लोगों को मना किया तब उन लोगों ने सोफिया को मार दिया। असल में मूवी के शुरुआत में हमने जिस सीन को देखा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोफिया थी। निया की सारी बातों को सुनकर फरहाना बहुत डर जाती है क्योंकि वो भी सोफिया के रास्ते पर चल चुकी थी। वो डर के मारे टिफिन को वहीं पर छोड़कर जल्दी से अपने घर में लौट आती है। जब वो घर में आती है तब पहले से घर में पुलिस मौजूद होती है। ये पुलिस सोफिया के मामले में फरहाना से पूछताछ करने के लिए आई थी क्योंकि सोफिया के बैग में फरहाना का आधार कार्ड मिला था जो कि वो सोफिया से वापस लेना भूल गई थी। पुलिस फरहाना से पूछताछ करके चली जाती है। अब घर वालों को फरहाना के फोन के बारे में भी पता चल चुका था। ये सब होने की वजह से फरहाना के अब्बू उस पर बहुत गुस्सा करते हैं लेकिन करीम उसे कुछ नहीं कहता। जब अगले दिन फरहाना निया को कॉल करके जॉब में आने से मना करती है तब करीम उसे समझाता है अगर तुम अचानक ऐसे जॉब को छोड़ दोगी तब सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि जरूर तुमने कुछ न कुछ किया होगा, इसलिए तुम्हें जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए। करीम की बातों को मानकर फरहाना फिर से ऑफिस में जाती है। अब सोफिया के मौत की वजह से सभी लड़कियों को फिर से अच्छे से नियम बताए जाते हैं। अब फरहाना फिर से जब काम में लग गई तभी उसके पास डेलन का कॉल आया। फरहाना अब डेलन को एज ए कस्टमर लेकर बात करने की कोशिश करती है। डेलन फरहाना से पूछता है आप कल क्यों नहीं आए। फरहाना उससे रूड होकर ये कहती है हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, मैं इस ऑफिस में काम करने के लिए आती हूँ ना कि कोई रिश्ता बनाने। फरहाना की इन बातों को सुनकर डेलन कॉल कट कर देता है और इसके बाद कुछ दिनों तक उसका कॉल नहीं आता। एक दिन डेलन की बातें करते हुए निया फरहाना को ये समझाती है तुम्हें ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें पहले उसकी बातों को सुनना था। अगर अब तुम्हारे पास उसका कॉल आए तब तुम पहले उसे अपनी सारी बातें बताना। फरहाना अब डेलन को सारा कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक डेलन का कॉल आता है। फरहाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही डेलन ये कहता है तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो क्या मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। इतने दिनों तक जब मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया था तब मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था और अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर डेलन फरहाना का असली नाम लेकर उसे पुकारता है। साथ ही साथ वो उसके ऑफिस से लेकर उसके घर तक का एड्रेस जान चुका है। वो कहता है मैं तुम्हें हर वक्त फॉलो करता हूँ और तब तक करता रहूंगा जब तक तुम मेरी बातों को मानकर मुझसे मिलने के लिए नहीं आ जाती। फरहाना डेलन की इन बातों को सुनकर बहुत डर गई। वो डरते हुए घर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डेलन अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। इधर घर में पहुंचते ही वो ईसा नाम का एक पार्सल देखती है। उस पार्सल को देखकर करीम पार्सल वाले से ये कहता है इस एड्रेस में ईसा नाम की कोई लड़की नहीं रहती। इसके अगले दिन जब फरहाना के पास में डेलन का कॉल आया तब फरहाना ने उससे कहा अगर तुम मेरा पीछा हमेशा करते रहोगी तब मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। डेलन कहता है तुम पुलिस के पास में शौक से जाओ लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे पास तुम्हारी सारी बातों की रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि मैं तुम्हारे पति और परिवार वालों को दिखा दूंगा। इन बातों को सुनकर फरहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काम खत्म करने के बाद में जब वो घर जा रही थी तभी वो देखती है काली शर्ट पहना हुआ आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो उस शख्स को चकमा देने की कोशिश करती है। यहाँ पर फरहाना को ये बात मालूम चलती है ये ब्लैक शर्ट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी का पति करीम था। फरहाना करीम से पूछती है अगर आपको मेरे पर शक है तो आपने मुझे फिर से नौकरी पर क्यों भेजा। तब करीम उसे वही बिरयानी वाला टिफिन दिखाते हुए कहता है उस दिन भी मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि तुम्हें किसी से खतरा है और मैं तुम्हारे पीछे इसलिए जाता हूँ ताकि कोई तुम्हें नुकसान ना पहुँचा पाए। बाकी तुम मुझे बताओ या फिर नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा और काम के बाद में ऑफिस से लेने नहीं जाऊंगा। अब करीम की बातों को मानकर फरहाना रोज करीम के साथ में ऑफिस आने जाने लगती है। इधर विवेक को ये मालूम चल जाता है कि डेलन कैसे फरहाना को टॉर्चर कर रहा है, इसलिए अब वो अपने ऑफिस में ऐसा सिस्टम लगाता है कि डेलन का कॉल फरहाना को छोड़कर बाकी लड़कियों के पास में जाए। अब डेलन ने जब भी फरहाना को कॉल करने की कोशिश की डेलन का कॉल फरहाना के पास में नहीं बल्कि बाकी लड़कियों के पास में गया। डेलन अब फरहाना का पीछा करते हुए देखता है कि उसका पति उसे लेने
और छोड़ने के लिए आता है। इस बात से गुस्सा होकर डेलन ने करीम का एक्सीडेंट करवा दिया। इसके बाद वो करीम के फोन को चुराकर फरहाना को ये बताता है, तुम्हारे हस्बैंड को मैंने पनिशमेंट दिया है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, अभी वो मरा नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल में आराम कर रहा है। उसकी बातों को सुनकर फरहाना करीम को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है करीम के पैरों पर चोट आई है, लेकिन करीम बिल्कुल ठीक है, अब बहुत हो चुका था, इसलिए अब फरहाना डेलन को फेस करना चाहती थी। वो डेलन के गिफ्ट वाले सामान का पता करते हुए उसके क्रेडिट कार्ड तक पहुंच जाती है और ये क्रेडिट कार्ड उसी कंपनी का था जहां फरहाना पहले काम किया करती थी। अब फरहाना को पुराने वाले ऑफिस के जरिए डेलन का घर का पता मालूम चल जाता है। साथ ही साथ फरहाना को यह भी मालूम चल जाता है कि डेलन अभी किसी मॉल में अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है। इसके बाद वो तुरंत उस मॉल में पहुंचकर आखिरकार डेलन को ढूंढ लेती है। इधर निया फरहाना को कॉल करके उसे पहचानने में उसकी मदद करती है। इसके बाद फरहाना अपने मुंह में नकाब बांधकर डेलन का फोन चोरी करने के लिए जाती है, क्योंकि उसी फोन में फरहाना और डेलन के बीच में हुई बातों की रिकॉर्डिंग्स हैं। इससे पहले कि फरहाना उस फोन को ले पाती, डेलन उसे पहचान कर उसका हाथ पकड़ देता है, लेकिन फरहाना उसकी आंख में पेपर स्प्रे छिड़क कर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। इसके बाद वो उस फोन को लेकर एक दुकान में जाती है ताकि फोन का पासवर्ड क्रैक करवा सके। फोन के खुलने के बाद में फरहाना को उस फोन में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि डेलन ने कुछ दिन पहले ही फोन का सारा डेटा कहीं और ट्रांसफर कर दिया था। इस बात से फरहाना बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि डेलन ने उसे धमकी दी थी कि वो सारी रिकॉर्डिंग्स को उसके परिवार और उसके पति को भेज देगा। डेलन इस बात को लेकर उसे टॉर्चर कर रहा था, जिस बात से फरहाना बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि वो अपने पति के सामने जाने में भी बहुत डर रही थी। इसके अगले दिन हम लोग फरहाना को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो डेलन से कहती है, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर में आ रही हूँ। डेलन इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। तभी ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम लोग ईद वाले दिन में डेलन को देखते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन में बैठकर फरहाना के आने का वेट कर रहा था। उसने एक लेडी को फरहाना समझकर छू लिया था। इसके बाद वो औरत गुस्से में डेलन को एक तमाचा मारती है। डेलन के इस कारनामे की वजह से सभी लोग डेलन को अजीब नजरों से देख रहे थे, जिसके वजह से वो बहुत गुस्सा था और फरहाना भी उससे मिलने के लिए नहीं आई। और जब इसके अगले दिन उसने फरहाना से बात किया, तब फरहाना ने उससे अच्छे से बात नहीं की, इसलिए अब डेलन इन सभी चीजों का बदला फरहाना से लेना चाहता था। अब ये मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। फरहाना अब डेलन के घर में पहुंच चुकी है। डेलन करीम को कॉल करके ये बोलता है, तुम्हारी बीवी मेरे घर में आई है और वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम यहाँ आकर अपनी बीवी को लेकर जाओ। डेलन कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। तभी यहाँ पर करीम भी आता है, जो कि फरहाना को यहाँ देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकता, क्योंकि पिछली रात में जब फरहाना अपने पति के पास में डरते हुए गई थी, तब करीम ने बड़े प्यार से अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ। फरहाना अपनी सारी सच्चाई उसे बताती है। करीम उस पर जरा भी गुस्सा नहीं करता और अपनी बीवी की परेशानी को समझकर उसका साथ देता है। इसके बाद वो फरहाना को लेकर अपनी पहचान वाली एक लेडी पुलिस के पास में जाता है। वहाँ से इन सभी ने मिलकर ये प्लान बनाया कि फरहाना कल डेलन के पास में जाएगी। इधर फरहाना भी अपने ऑफिस वाले विवेक के जरिए सारी रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पुलिस को देती है। यहाँ पर करीम के साथ में पुलिस भी आई होती है। पुलिस यहाँ आकर डेलन को रंगे हाथों गिरफ्तार करती है। फरहाना कहती है, तुम एक साइको आदमी हो, तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। इस मूवी में ये बताया गया है, चाहे कोई अजनबी इंसान हमसे कितने ही प्यार से बातें करे, हमें उन पर बिना जाने भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोल्स पर नंबर लिख रहा था, पर तभी उसे प्यास लगने लगती है, लेकिन उसके पास का जो पानी था वो खत्म हो गया था। इसलिए वो पास के ही घर में पानी मांगने के लिए जाता है, जहाँ पर एक गाय बंधी हुई थी। वो आदमी उस घर में नॉक करता हुआ किसी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तभी हम उस घर के अंदर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज को सुन पाते हैं। साथ ही साथ हम एक औरत को भी देखते हैं जो कि अब गेट की तरफ बढ़ रही थी, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट होकर अनुजा राव नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है, जो कि असल में अपने परिवार से दूर शहर में रहती है। अभी के टाइम पर वो अपने मंगेतर वैभव के साथ हुई उसकी बातों के बारे में सोच रही थी, जो कि चाहता था कि अनुजा वापस से गांव में आ जाए और वो कोई भी जॉब ना करे, क्योंकि वो अकेले शहर में रहती थी और इसलिए गांव के अंदर उसके बारे में काफी अलग तरह की बातें चलती थी। लेकिन क्योंकि अनुजा शुरू से ही एक टीचर बनना चाहती थी और अगले दिन उसका स्कूल में पहला दिन भी था, इसलिए वो वापस आने से मना कर देती है, जिससे वैभव को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन अभी आगे अनुजा उससे ज्यादा बात नहीं करती और सो जाती है। जब वो अपने स्कूल पहुंचती है तो उसके पिता उसको कॉल करके डांटने लगते हैं, क्योंकि उसने वैभव के कहने पर जॉब नहीं छोड़ी थी। लेकिन अभी अनुजा अपने पिता पर भी ध्यान नहीं देती और स्कूल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अमोल जोशी नाम के एक टीचर से होती है, जो कि अनुजा को पहले ही दिन इंप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अनुजा ये सब समझ गई थी, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जहाँ पर आज क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल उसको अमोल के साथ जनगणना के लिए भेजने लगता है, जिस पर वो प्रिंसिपल को बताती है कि वो अमोल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर नेहा नाम की एक टीचर आती है और अब वो अनुजा की बात सुनकर खुद अनुजा के साथ जाने का फैसला करती है, जहाँ रास्ते में वो दोनों बहुत अच्छे से बात करते हुए जाते हैं और अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वही घर दिखाई देता है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तब अनुजा वहाँ पर भी पूछताछ करने के लिए जाने लगती है। इस पर नेहा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे उस घर के लोग थोड़े अजीब लगते थे, लेकिन अनुजा उसकी बात को नहीं मानती और उस घर में पूछताछ करने के लिए निकल जाती है। अब जब वो दरवाजे पर नॉक करते हैं तो एक औरत गेट खोलती है, जिसका नाम प्रेरणा थी। तब अनुजा उसे अपने बारे में बताती है और उसे गेट खोलने के लिए कहती है। अब उस औरत के बात करने के तरीके से हम समझ पाते हैं कि उसकी दिमागी कंडीशन सही नहीं थी, साथ ही साथ वो पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं लग रही थी। लेकिन तभी अनुजा नोटिस करती है कि प्रेरणा प्रेग्नेंट भी है, इसलिए वो उससे पूछती है कि ये उसका पहला बच्चा है या और भी बच्चे हैं, जिस पर प्रेरणा अजीब तरह से हंसते हुए जवाब देती है कि बच्चे वो तो पैदा होते ही मर जाते हैं, वो बस पैदा होते हैं और थोड़ी देर रोते हैं और फिर मारे जाते हैं। और ये जवाब सुनने के बाद अनुजा और नेहा का तो मनोदिमाग काम करना बंद कर देता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब वो घर में मौजूद लोगों के बारे में पूछती है तो उनको पता चलता बोलता है कि उस घर के अंदर लीला, घनश्याम और भोला नाम का एक नौकर भी था। खैर अब इतने में ही वहाँ पर लीला आ जाती है, जो कि
लड़की खुद भी अनुजा और नेहा से बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से बात कर रही थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। पर बाहर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि नेहा और अनुजा दोनों को ही देखकर बहुत ही ज्यादा हफ्सी वे में स्माइल करने लगता है। मतलब उनको गंदी नजर से देख रहा था और ये उस घर का नौकर भोला था, जिससे अब अनुजा और नेहा बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब अनुजा ने उस घर की फोटो खींच ली थी और अब जब वो दोनों स्कूल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर नेहा का भाई नारू नेहा को ढूंढते हुए आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान था और उसे नेहा की बहुत ही ज्यादा टेंशन भी रहती थी। तब नेहा उसको अपने काम के बारे में बताकर उसको अपने साथ घर लेकर चली जाती है। पर अब रात में हम अनुजा को देख पाते हैं जो कि अभी भी प्रेरणा के बर्ताव के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही साथ उसने प्रेरणा की गर्दन पर चोट के निशान भी देखे, इसलिए उसे लगने लगता है कि प्रेरणा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है और इसलिए वो वापस से नेहा को उसी घर में चलने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो नेहा मना कर देती है, लेकिन बाद में अनुजा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है और वो दोनों वापस से उसी घर में पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर भोला उन्हें देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहीं हमें भोला को देखकर ये भी समझ में आने लगता है कि वो भी एक तरह का साइको है। अब वो जल्दी से अनुजा और नेहा को घर के अंदर लेकर आता है और लीला के सामने खड़ा कर देता है। तब लीला से बात करने पर अनुजा को पता चलता है कि प्रेरणा की तबीयत खराब है और इसलिए आज वो किसी से भी नहीं मिलेगी। तभी वहाँ पर घनश्याम आ जाता है जो कि 5 साल के मौन व्रत पर था, जिसमें से अब तक 3 साल ही पूरे हुए थे, इसलिए उसकी जगह भोला सबसे बात करता था। अब देखो तो नेहा और अनुजा को ये परिवार बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और हम सबको भी, इसलिए ये दोनों यहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी भोला भागता हुआ बाहर आ जाता है और उन दोनों से करीबी तरह से चाय के लिए पूछने लगता है, जिस पर वो दोनों कोई रिप्लाई न करते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, इसलिए अब बारिश से खुद को बचाने के लिए उन्हें न चाहते हुए भी उस घर के अंदर वापस जाना पड़ता है। और अब जब रात के टाइम पर भी बारिश नहीं रुकती तो उन दोनों को वहाँ पर ही खाना खाना पड़ता है। लेकिन खाने से पहले लीला कंफर्म करता है कि भोला ने उनकी गाय गंगा को चारा दिया कि नहीं, क्योंकि गंगा के चारा खाने के बाद ही वो लोग खाना खाया करते थे। खैर अब जब लीला को सही से पता चल जाता है कि गंगा को चारा दे दिया गया है तो सभी खाना खाना चालू कर देते हैं। लेकिन वहाँ भी प्रेरणा अजीब तरह से खाना खा रही थी, जैसे कि उसे खुद से खाना खाना तक ना आता हो, जिसको देखकर अनुजा और नेहा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और अब जब बारिश रुक चुकी होती है तो अनुजा चलने के लिए कहती है, पर क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और नारू अपनी बहन नेहा के ऊपर गुस्सा कर सकता था, इसलिए वो सुबह चलने के लिए बोलती है। फिर वो नारू से भी बात करते हुए झूठ बोल देती है कि असल में वो अपनी फ्रेंड अनुजा के यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन उसकी ये बातें भोला ने सुन ली थी, जो कि उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से वहाँ पर देखने आया हुआ था। और जैसे ही उसको पता चलता है कि नेहा और अनुजा के वहाँ पर आने के बारे में किसी को भी नहीं पता, वो तुरंत ही घनश्याम के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है कि वो दोनों ही किसी को बिना बताए इस घर के अंदर आए हैं और उससे वही हवस वाली आंखें लेकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि घनश्याम उसे उनके साथ गलत करने की परमिशन दे दे। लेकिन घनश्याम अभी के टाइम पर कुछ भी करने से साफ मना कर देता है, इसलिए भोला भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब हम लीला को देखते हैं जो कि घनश्याम को ही समझाने लगती है कि वो भी भोला को हर बात के लिए मना न करा करे, क्योंकि वो वहाँ से जाकर बाहर सबको ये सब बातें बता सकता। फिर हम घनश्याम को देखते हैं जो कि कहीं पर जाने लगता है। वहीं हम अनुजा को भी नोटिस करते हैं जो कि खिड़की से घनश्याम को किसी आदमी को कहीं पर लेकर जाते हुए देख रही थी। तब उसको ऐसा लगता है कि वो किसी की लाश को लेकर जा रहा है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अभी के टाइम पर वो नेहा को इन सब के बारे में बताकर वहाँ से भागने के लिए बोलती है। और अब वो दोनों ही वहाँ से जैसे तैसे निकलने लगते हैं। पर अनुजा सब सच्चाई भी पता करना चाहती थी, इसलिए वो भी उसी कॉटेज में जाने लगती है जहाँ पर घनश्याम गया था। न चाहते हुए भी नेहा को उसके पीछे जाना पड़ता है, जहाँ पर जाने पर उन्हें किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा दिखाई देता है और तभी वहाँ पर मौजूद वो आदमी उनके पैर पकड़कर उन्हें वहाँ से छुड़वाने के लिए कहने लगता है, जो कि असल में वही इंसान था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि जो पोल्स पर नंबर लिख रहा था। इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने उसको यहाँ पर बंदी बना लिया था। ये सब देखकर तो अनुजा और नेहा बहुत ही ज्यादा डर गई थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। जहाँ रास्ते में नेहा को याद आता है कि वो अपना फोन तो रूम के अंदर ही भूलाई, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ता है, जहाँ पर उसे फोन तो मिल जाता है, लेकिन अब उन्हें रात में वहाँ से निकलने में भी डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनका भी वही हाल होगा जो इस आदमी का हुआ था। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो सुबह वहाँ से बिना किसी को बताए ही नॉर्मली वहाँ से निकल जाएं और अब अगली सुबह ये दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। लेकिन तभी लीला घनश्याम को बता देती है कि रात में दोनों लड़कियां उस कॉटेज में चली गई थी। उन्होंने उस पोलमैन को वहाँ पर देख लिया होगा, जिसको जानने के बाद घनश्याम भागता हुआ नेहा और अनुजा की स्कूटी का पीछा करने लगता है। और इन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि अभी के टाइम पर अनुजा की स्कूटी भी एक गड्ढे में फंस जाती है और इसलिए ये दोनों पकड़ी जाती है। और इसको देखने के बाद लीला की भी जान में जान आती है, इसलिए वो भी हंसती हुई घर के अंदर वापस चली जाती है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि ये लोग फंस जाएंगे। अब भोला नेहा और अनुजा को अंदर लाकर उन्हें एक रूम के अंदर कैद कर देता है, इसलिए वो दोनों बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। और वही भोला वापस से घनश्याम से उन लड़कियों के पास जाने के लिए पूछता है, जिस पर लीला बोलती है कि अभी पहले उन्हें थोड़ा टूट जाने दो और उसके बाद चले जाना, जिस पर भोला भी मान जाता है। पर क्योंकि अभी के टाइम पर नेहा के चिल्लाने की आवाज उसको इरिटेट कर रही थी, इसलिए वो नेहा के मुंह पर जाकर गर्म पानी फेंक देता है, जिससे कि नेहा बहुत बुरी तरह से जल गई थी। तब अनुजा उसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा उस पर ही गुस्सा कर रही, क्योंकि वो उस घर में अनुजा की वजह से ही फंस गई थी। अब आगे हम वैभव को देख पाते हैं जो कि अनुजा को वापस लाने के लिए उसके घर में पहुंच गया था और सेम टाइम पर वहां पर नारू भी आ जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि नेहा अनुजा के घर पर रुकी होगी। पर वहां पर वैभव और नारू के बीच में बहस होने लगती है, जिसके अंदर नारू अनुजा के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि वो नेहा को बिगाड़ रही है और वैभव नेहा के लिए बोलता है कि वही उसे जॉब करने के लिए उकसाती होगी। लेकिन इतने में ही वहां पर अनुजा का मकान मालिक पहुंच गया था और वो दोनों को शांत करवाकर उन्हें वहां से भेज देता है। वहीं हम उस डरावने घर के अंदर अनुजा को देखते हैं, जिसकी रूम की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया था कि इस रूम के अंदर पहले प्रेरणा रहती थी और शायद घनश्याम ने ही प्रेरणा को भी पकड़ कर रखा हुआ है। और क्योंकि वो भी अपनी हालत प्रेरणा जैसी नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए वो जोर जोर से गेट को पीटने लगते हैं। तभी वहां भोला और घनश्याम पहुंच जाते हैं। इसको देखकर अनुजा उन पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घनश्याम और भोला उन पर भारी पड़ता है। वो उन्हें बेल्ट से बहुत बुरी तरह पीटते हैं और वापस से अपने काम में लग जाते हैं। तभी हम घनश्याम को देख पाते हैं जो कि अब ऊपर जाकर प्रेरणा के साथ इंटीमेट हो रहा था। जी हाँ, साथ ही साथ प्रेरणा की हालत देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि असल में अब उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस चुपचाप खड़ी रहती है और एक चींटी को मारने की कोशिश करने लगती है। अब आगे जब भोला नेहा और अनुजा के लिए खाना लेकर जाता है तो उन दोनों में से उस खाने को कोई नहीं खाता, जिस पर भोला गुस्सा होते हुए नेहा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वहां से
चला जाता है। अब नेहा और अनुजा सच में बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे, पर तभी वहाँ पर अनुजा को ऑयल का एक कंटेनर दिखाई देता है, जिसकी हेल्प से वो जैसे तैसे अपने हाथ को छुड़वा लेती है और बाद में वो नेहा को भी फ्री करवाकर वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगती है। तब रूम के अंदर थोड़ा चेक करने पर उन्हें एक होल दिखाई देता है, जिसकी हेल्प से वो पाइप से होते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे। अब तब तक बाहर हम नारू को देख पाते हैं, जो कि अब नेहा के बारे में पूछता हुआ घनश्याम के घर में आ गया था। लेकिन जब उससे नेहा के बारे में पूछताछ करी जाती है तो घनश्याम और भोला उसे गुमराह करने की कोशिश करने लगते हैं। तब नारू को भी उनके ऊपर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़ी हुई नेहा के फोटो पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद नारू सब कुछ समझ जाता है कि हो ना हो नेहा यहीं पर है। इसलिए वो तुरंत ही घनश्याम को जाकर धमकाने लगता है और इतने में ही नेहा और अनुजा भी बाहर आ गई थी। पर जैसे ही अनुजा घनश्याम और भोला को बाहर देखती है तो वो उसी कॉटेज में छिपने के लिए चली जाती है, जिसमें पोल पर नंबर लिखने वाला आदमी बंदी था। पर क्योंकि नेहा को नारू दिख गया था, इसलिए वो बाहर रहकर ही जोर से नारू को चिल्लाती है। मगर जैसे ही नारू उसकी तरफ देखता है तो घनश्याम मौका पाकर उसके सर पर हमला करता है और बाद में एक बड़े पत्थर से उसका मुंह को कुचलकर उसकी जान ले लेता है, जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक सीन था। अब ये सब देखने के बाद नेहा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी घनश्याम और भोला नेहा को पकड़कर अनुजा को ढूंढना चालू कर देते हैं। फिर जब अनुजा उन्हें दिखाई देती है तो वो भागने की कोशिश करने लगती है। अब क्योंकि कॉटेज के अंदर बना हुआ पोलमैन समझ गया था कि वो खुद वहां से नहीं निकल सकता, इसलिए वो अनुजा को वहां से भागने में हेल्प करने के लिए घनश्याम के पैर को पकड़ लेता है, जिस पर घनश्याम गुस्से में आकर उसके सिर में पास में ही पड़ी हुई एक रॉड को घुसा देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और आगे हम अनुजा को देख पाते हैं, जो कि चलने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको वापस उसी घर में आना पड़ता है। फिर हम भोला को वापस देखते हैं, जो कि घनश्याम से एक बार फिर से सेम चीज पूछता है, जिस पर अब घनश्याम भी मान गया था कि वो जो चाहे इन लड़कियों के साथ कर सकता है। ये सुनने के बाद भोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ही अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर नेहा के पास जाता है और उसके साथ गलत करने लगता है, असॉल्ट करता है उसे। वहाँ अब अनुजा भी वापस आ गई थी, जिसको देखकर घनश्याम पहले तो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और बाद में उसको जबरदस्ती भोला की वो हरकतें दिखाता है, जो कि वो नेहा के साथ कर रहा था, जिसको देखकर अनुजा फूट फूट कर रोने लगती है। उसको एहसास हो रहा था कि उसकी गलती की वजह से नेहा भी फंस गई। अब रात में वापस से अनुजा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो एक बार फिर से वहां से भागती है और जाते हुए वो घनश्याम की फेवरेट गाय गंगा को आग लगाकर वहां से चली जाती है। और इस बारे में जब घनश्याम और बाकी सबको पता चलता है तो सब बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए गंगा सच में बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी। अब घनश्याम गुस्से में भोला को ही मारने लगता है, जिससे भोला को भी गुस्सा आ गया, इसलिए वो एक डैगर लेकर अनुजा को ढूंढने बाहर चला जाता है, जहाँ पर अब वो उसको जान से ही मारने वाला था। वहीं हम घर में नेहा को देख पाते हैं, जो कि रोती हुई प्रेरणा के पास पहुंचकर उससे बात करने की कोशिश करती है और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करने लगती। लेकिन प्रेरणा, जो कि खुद भी ट्रॉमेटाइज हो रखी थी, वो नेहा को बस इतना बोलती है कि शांत हो जाओ वरना बाबा बहुत मारेंगे। और तब जाकर रिवील होता है कि घनश्याम प्रेरणा के पिता है। पिता के नाम पर वो एक धब्बा था, एक राक्षस था, जिसने उसकी माँ को उसी तरह से फंसाकर मार दिया था। साथ ही साथ उसके बाद उसने कभी भी प्रेरणा को बाहर निकलने ही नहीं दिया और उसके साथ गलत काम करता रहा, इसलिए प्रेरणा का दिमाग कभी ग्रो ही नहीं कर पाया। तब प्रेरणा घनश्याम के डर से नेहा को बंद करके वापस चली जाती है, लेकिन उसे नेहा सही लगती थी, इसलिए वो वापस से गेट को खोलकर वहां से चली जाती है। वहीं हम भोला को देखते हैं, जिसने अब अनुजा को ढूंढ लिया था, लेकिन तब तक अनुजा भी पूरी तरह से तैयार थी। वो भोला के आते ही सबसे पहले उसके ऊपर डंडे से हमला करती है और बाद में उसे उसके ही डैगर से जान से मार डालती है। और तब तक वहां पर नेहा भी आ गई थी, जो कि अनुजा को जल्दी से जल्दी वहां से निकलने के लिए बोलने लगती है। साथ ही साथ वो उसको प्रेरणा के बारे में भी सब कुछ बताती है, जिसको सुनकर अनुजा डिसाइड करती है कि अब वो घनश्याम को जान से मारे बिना वहां से नहीं जाएगी, इसलिए वो तुरंत ही घर में वापस जाने लगती है और तब नेहा भी उसके पीछे जाती है। वहीं घनश्याम को भी सब बातों की भनक लग गई थी, इसलिए वो भी तैयार बैठा था, लेकिन अनुजा किसी तरह से घर की छत पर चली जाती है और जैसे ही घनश्याम वहां पर आता है वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वहीं हम नीचे नेहा को देख पाते हैं, जिसके ऊपर लीला ने हमला कर दिया था और लीला यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा की दादी थी, यानी कि वो भी इन सब में शामिल थी, जो कि बहुत ही गंदी बात है। लेकिन अभी के टाइम पर नेहा भी हिम्मत दिखाती है और लीला को उसके ही डैगर से जान से मार डालती है। वहीं हम देखते हैं कि अभी अनुजा भी लगातार घनश्याम के ऊपर हमला किए जा रही थी, तब वो उसको बहुत ही बुरी तरह से मारकर घायल कर देती है और उसे वहां से नीचे फेंक देती है। लेकिन अभी भी घनश्याम मरा नहीं था, उसके अंदर थोड़ा दम बचा हुआ था। और अब नीचे गिरने के बाद घनश्याम पहली बार पूरी मूवी में हमको बोलते हुए दिखाया जाता है। तब वो जोर जोर से अम्मा अम्मा चिल्लाने लगता है, यानी कि वो लीला को पुकार रहा था। पर अभी के वक्त पर लीला पूरी तरह से मर चुकी थी और अब अनुजा भी बाहर आकर पूरी तरह से घनश्याम को खत्म कर देती है। खैर, अब वो नेहा के साथ बैठकर वहां पर सोचने लगती है कि आखिरकार ये दुनिया किस तरह के बुरे लोगों से भरी हुई है। और अब हमें कुछ लाइंस के जरिए बताया जाता है कि ये कहानी असल में सच्ची घटना से इंस्पायर्ड होकर बना है।